was, anyone can answer. What do you think? What is the significance of microorganisms for us? Yes. Diseases cause different organisms. तो अगर मतलब हम उनको स्टडी करते हैं तो हमें काफी सारी चीजें मिलती हैं. Okay, this one is one aspect. Any other? Sir, bioremediation. ओके जी, क्लास से दो आंसर आए हैं. एक तो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू द पैथोजेनिक पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स वी कैन अंडरस्टैंड देम बेटर, और दूसरा है बायो रेमिडिएशन और बायो डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स फॉर अस? सर फर्मेंटेशन में भी हेल्प करती हैं ये. ओके. अस्सलाम वालेकुम सर. क्लास से एक और आंसर. वी हैव अनदर आंसर फ्रॉम द क्लास कि फूड बायोटेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अपनी सिग्निफिकेंस है. एनी अदर? Sir, we can make medicine using bacteria and microorganisms. Sorry, repeat करें, मैं सुन नहीं सका. I was diverted. सर Sir, एग्रीकल्चर we can make medicine. Actually, दो लोग साथ बोल रहे हैं. पहले तुम बोल दो अनीका. Okay, please. एग्रीकल्चर में. Okay, agriculture point of view से how microorganisms are playing their role in the agriculture? Can you quote any example? सर बीटी कॉटन. BT cotton? Excuse me, sir. BT cotton. Okay. सर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हुए मेडिसिन बना सकते हैं, वैक्सीन बना सकते हैं. Okay. फॉर एग्जांपल इंसुलिन. मेडिकल पर्पसेस पे आप फोकस करना चाहेंगे? यस सर. ठीक है. There are certain aspects of the microorganisms in our life. Few of them are notorious and few of them are beneficial. और notorious पहले बहुत ज़्यादा थे, जिसमें हमारे पास disease causing potential से लेके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके बाद चेंज हुआ, ये वैक्सीन फॉर्मेशन और एंटीबायोटिक डिस्कवरी की तरफ आया, बेनिफिशियल इम्पैक्ट. और उसके बाद हमारे पास फूड प्रोसेसिंग आई एंड देन फूड प्रोसेसिंग पर फूड बायोटेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है. और उसके बाद हमारे पास एग्रीकल्चर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना रोल लेके आते हैं. नाउ एवरीवेयर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और अगर मैं ये सेंटेंस कहूँ कि विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइफ इज नॉट पॉसिबल, डू यू एग्री विद इट? Definitely you should agree with it. Without the microorganisms life is impossible. So अगला मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि microorganisms कब से हैं? स्टार्टिंग हम किस चीज को स्टार्ट लेंगे? What is the starting point? प्रोकैरियोट्स. सर साइंस ये कहती है कि जो Okay. सर लाइफ स्टार्ट ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हुई है. गुड. तो मेरा सवाल है कि आप इसको डिफाइन कर सकते हैं लाइफ स्पैन में या टाइम स्पैन में, इसको कर सकते हैं डिफाइन? हाउ मच टाइम, कितना टाइम पहले? टाइम बताएंगे, टाइम स्पैन बताएंगे. टाइम स्पैन. Okay, I agree with your answers. Life was originated from the microorganisms. Life was originated from the prokaryotes, and this was evolved. But how much time it took? कब से start हुई? मिलियन ईयर्स अगो. Okay, यहाँ पे चलते हैं अब थोड़ा सा हम इस टॉपिक की तरफ. So today we will focus on the history of the microorganisms, on the origin of microorganisms. तो यहाँ पे अगर मैं ये बात कह सकूं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर ओरिजिनेटेड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. 3.5 बिलियन ईयर्स अगो जो हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं, जिन एविडेंसेस के बेस पे हम सजेशंस दे सकते हैं, these are 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. लेकिन फिर अगला मसला ये आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो माइक्रोबायोलॉजी है, इसकी हिस्ट्री तो काफी शॉर्ट सी है. अभी अगर हम पीछे देखें 1600 समथिंग में, 1660, 1670, 1650 यहाँ से आके मिलता है. आप लोगों ने गालिबन पढ़ा होगा व्हेन यू आर एफएससी में शायद चैप्टर 4 था फर्स्ट ईयर का, उसके अंदर रॉबर्ट हुक एंड रॉबर्ट ब्राउन और इन लोगों के जिक्र थे. एंड एंटनी वैन लेवन हुक, और उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात की. एंड देन दे रिपोर्टेड द सेल
कॉर्क सेल से बात की, एंड देन एट दैट टाइम द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी जो है माइक्रोस्कोप के बगैर तो किसी हम उसको स्टडी भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं यहाँ पे ये मैं लिखूँ कि एंटनी वैन लीवेनहुक इसने माइक्रोबायोलॉजी को एज ए साइंस इंट्रोड्यूस करवाया, और दिस वाज 1674, और इसने किया क्या कि इसने लेक वाटर लिया, और लेक वाटर लेके उसका माइक्रोस्कोप तो तब थी नहीं, एक फाइन लेंस के नीचे लेक वाटर को देखा, देन ही रिपोर्टेड दैट कि जो वाटर ड्रॉपलेट है इसके अंदर कुछ मूविंग क्रिएचर्स हैं। अब मूविंग क्रिएचर्स क्या हैं उस टाइम किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन एंथनी वैन लीवेनहुक वाज लकी कि उसने एट दैट टाइम ही वाज एबल टू मेड वेरी फाइन ग्लास। फाइन ग्लास का मतलब है किसी भी ग्लास की मैग्निफिकेशन तब बेहतर होती है जब उसकी ग्राइंडिंग करते हैं फाइन, उसको फाइन वे में प्रिपेयर करते हैं। He was lucky, he ground the glass in very fine and a careful way, and he was able to study the droplet under the glass, और वहां पे उसे रिपोर्ट किया कि there is something living in that droplet जो कि मूव कर रही है, और at that time अभी तक कुछ नहीं पता था कि what is this। अब हमें लगता था कि जो चीज हमें नजर आ रही थी सिर्फ वही लाइफ है, विजन के बियॉन्ड लाइफ नहीं थी। उसके बाद बल्कि उससे भी पहले 10 साल रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो था उसको वो रिपोर्ट कर चुका था, लेकिन एंथनी वैन लीवेनहुक को इसका नहीं पता था उस टाइम पे। और रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक स्मॉल क्रिएचर स्टडी की और उसने उसको नाम दिया माइक्रोफंगस, और माइक्रोफंगस के नाम से, और इवन इसने जो रॉबर्ट हुक था, रॉबर्ट हुक प्रिपेयर्ड द ड्राइंग ऑफ दैट माइक्रोफंगस, जो कि बाद में आके हमें प्रूव हुआ कि ही वाज सो करेक्ट इन हिज ड्राइंग कि उसने 1665 में बड़ी ही बेसिक किस्म की वो लेंस के साथ ऑब्जर्व किया माइक्रोफंगस को, माइक्रोस्कोपिक क्रिएचर को, उसकी ड्राइंग क्रिएट की, उसको रिपोर्ट किया, और उसके बाद 10 साल बाद 9 से 10 साल के बाद एंथनी वैन लीवेनहुक ने मजीद फाइन ग्लास लिया और उसके साथ उसने लैक वाटर को स्टडी किया, और उसके बाद रिपोर्ट किया कि देयर इज समथिंग लिविंग इन दैट ड्रॉपलेट ऑफ द वाटर। और जो माइक्रोस्कोप उसके बाद बनाई गई, दैट माइक्रोस्कोप वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स दैट वर रिपोर्टेड बाय द रॉबर्ट हुक एंड एंथनी वैन लीवेनहुक। ओके, क्लियर? ये दो पॉइंट्स। अच्छा, तीसरा ये है कि इसमें तो 10 साल का टाइम लगा है, 1665 से 1674 तक आते आते पहली रिपोर्ट के बाद रॉबर्ट को। तो अगर हम फर्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल रिपोर्ट का क्रेडिट देना चाहें तो वी कैन गो फॉर द रॉबर्ट हुक एज वेल एज एंथनी वैन लीवेनहुक, इस दोनों का इसमें रोल था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं ऑन द ओरिजिन ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। माइक्रोऑर्गेनिजम्स के अर्थ पे एग्जिस्ट पहले 2.5 बिलियन ईयर्स अगो, एंड वी हैव द फॉसिल records and fossil evidences for that। और यह हो सकता है कि इसके भी पुराना। इसके बाद जो हमारा 1600 का टाइम था, इस टाइम में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद दीस टू कॉन्सेप्ट। एक था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और दूसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन। बहुत सारे साइंटिस्ट, लेकिन उस टाइम पे हमें कुछ चीज नजर नहीं आ रही, सामने माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास नहीं है, वी वर अनएबल टू फाइंड एविडेंसेस। तो उसमें बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए कि लाइफ कैन ओरिजिनेट बाय इटसेल्फ, और इसको उन्होंने नाम दिया दिस वाज द स्पॉन्टेनियस जनरेशन। इसमें वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स चला, आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसमें वो हे फ्यूजन्स और फ्यूजन्स के ऊपर वो उसके ऊपर कभी वो कपड़ा बांध देते थे और कभी वो उसके अंदर फ्लाइज जो थी उसके अंदर ग्रो कर जाती थी। तो दिस वाज लाइक दैट। तो अभी हम पढ़ने लगे हैं स्पॉन्टेनियस जनरेशन और नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ये दो हमारे पास कॉन्सेप्ट थे इन 1600, और ये दोनों कॉन्सेप्ट जो थे ये कंट्राडिक्टेड थे। बहुत सारे लोग जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन को सपोर्ट करते थे वो इसके लिए लॉजिक्स देते थे कि लाइफ कैन ओरिजिनेट बाय देयर सेल्फ, और जो नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हक में लोग थे वो कहते थे नहीं, लाइफ कैन नॉट डीजनरेट, बल्कि लाइफ जो है पहले से एग्जिस्टिंग लाइफ से ही चेंज होके बन सकती है, इंसेस्टर से ही डिसेंडेंट बन सकते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट थे, इनको प्रूव किया गया, डिसप्रूव किया गया किस तरह से। देयर आर सम फेमस एक्सपेरिमेंट्स व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। नंबर 1 दैट वाज फ्रांसिस्को रेडी। फ्रांसिस्को रेडी ने सबसे पहले इसने एक्सपेरिमेंट किया फ्रांसिस्को रेडी ने, और ही डिसप्रूव्ड द कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। आई रिपीट, फ्रांसिस्को रेडी डिसप्रूव्ड द कांसेप्ट ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। किया इसने क्या, इसने बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया। इसने एक जार लिया, उस जार के अंदर मीट इन्फ्यूजन्स, व्हेन आई यूज द वर्ड मीट इन्फ्यूजन्स इट मींस दैट द मीट ब्रॉथ,
ब्रॉथ समझते हैं? ब्रॉथ उर्दू में इसको शोरबा कह सकते हैं। दिस इज द मीट, यू कैन से दैट कल्चर, कोई बोला है यहाँ से कल्चर? नो, दिस इज नॉट कल्चर। देखें इसने किया क्या कि इसने मीट लिया, मीट का ब्रॉथ इनफ्यूजन, मीट एक्सट्रैक्ट बनाई, लिक्विड ब्रॉथ, उसको एक जार में बंद कर दिया। 2 जार ले लिया, एक जार के ऊपर से ओपन रख दिया, दूसरे जार के ऊपर छोटा सा कपड़ा बांध दिया पतला सा। अब हुआ क्या कि जो जार ओपन था, उस ओपन जार के अंदर फ्लाइज डेवलप हो गई, और जिस जार को कवर किया था उसके अंदर कोई भी न्यू लाइफ डेवलप ना हो सकी। देन ही प्रूव दैट कि देखें जो जार ओपन था उस जार के अंदर फ्लाइज आ रही, दे लेड द एग्स, और उन एग्स से न्यू जनरेशन डेवलप हुई। And in such a way, he supported the idea of non-spontaneous generation and he disapproved the idea of spontaneous generation. Clear? अच्छा, फ्रांसिस्को रेडी। उसके बाद कुछ टाइम पास हुआ तो एक और साहब आए, he was जॉन नेडम, 1749। अब जरा टाइम देखें, मैंने बताया कि 1600 से डिबेट स्टार्ट हुई है। Now this is the time and this is 1749। जॉन नेडम आया। जॉन नेडम ने क्या किया कि इसने फ्रांसिस्को रेडी के एक्सपेरिमेंट को डिसप्रूव कर दिया। पहले क्या हुआ, फ्रांसिस्को रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया और फ्रांसिस्को रेडी ने कहा कि देयर इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जॉन नेडम आया, इसने कहा नहीं, फ्रांसिस्को रेडी वाज रॉन्ग, देयर इज स्पॉन्टेनियस जनरेशन। और इसके लिए जॉन नेडम ने जो एक्सपेरिमेंट किया, जॉन नेडम ने एक्सपेरिमेंट में किया क्या कि इसने कुछ इन्फ्यूजन्स ब्रॉथ लिए, और ब्रॉथ को लेने के बाद उनको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद ऊपर से कॉर्क लगा दिया। कॉर्क समझते हैं? कॉर्क वुडन, दिस इज द वुडन लिड। उसने फ्लास्क के ऊपर कॉर्क लगा दिया और फ्लास्क को रख दिया कुछ टाइम के लिए। आफ्टर सम टाइम इन द फ्लास्क ग्रोथ, फ्लास्क के अंदर ग्रोथ आ गई। अब उसने यहाँ पे 2 कंसेप्ट दिए हैं कि देखिए मैंने फ्यूजन बनाया, मैंने उसको बॉयल भी किया, बॉयल करने के बाद मैंने उसको कवर भी किया, फिर भी उसके अंदर ग्रोथ आ गई। इसका मतलब है कि लाइफ इज स्पॉन्टेनियस। ओके, तो यहाँ पे मजीद कंफ्यूजन आ गई क्योंकि देखें अब वो फ्रांसिस्को रेडी ने कहा था कि अगर हम जार को ऊपर से कवर कर दें तो लाइफ कैन नॉट रीजनरेट बाय इटसेल्फ। इसने कहा कि मैंने तो कवर कर दिया कॉर्क के साथ और मैंने सपोर्टेडली मैंने फ्यूजन को बॉयल भी कर दिया, फिर भी ग्रोथ आ गई है। यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ गई कि भाई स्पॉन्टेनियस जनरेशन है या नॉन स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। फिर एक और टाइम आया और उसके बाद फादर स्पेंजर ने 1776 में एक और एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, उसने सेम इसी एक्सपेरिमेंट को जो जॉन नेडम ने एक्सपेरिमेंट किया उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, लेकिन किया क्या कि वो जो इन्फ्यूजन्स थी उसको बॉयल किया फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर जॉन नीडम ने 5 मिनट के लिए किया था तो फादर स्पेंजर ने उसको आधे घंटे के लिए बॉयल किया। बॉयल करने के बाद क्या किया कि वो जो फ्लास्क थी उसके ऊपर से नेक को मेल्ट कर दिया। कैसे, अगर मैं यहाँ पर बता सकूं, फॉर एग्जांपल दिस वाज द फ्लास्क लाइक दिस, ये नॉर्मल फ्लास्क है। इसके अगर आप ये शीशे की नेक है, इस नेक को मेल्ट करें तो ये मेल्ट होकर इस तरह से ज्वाइन हो जाए, लाइक दिस ज्वाइन हो जाए। अब यहाँ से ना तो एयर पास कर सकती है, सील कर दिया उसको, और जो इसके अंदर इन्फ्यूजन है, ये मतलब इन्फ्यूजन है, इसको बॉयल किया है फॉर लॉन्गर टाइम, फॉर लॉन्गर पीरियड अप टू 30 मिनट्स, या ये बाद में 5 आवर्स तक दी जाएगी। ओके, अब जब उसने ये फ्लास्क रखी है बेंच टॉप पे या लैब में, देन ही ऑब्जर्व नो ग्रोथ। मैंने कहा जी अब तो कोई ग्रोथ नहीं आ रही, इट मींस दैट लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। आर यू गेटिंग दिस? ये एक सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट आ रहे हैं सब जी। हाँ, सबसे पहले आया फ्रांसिस्को रेडी, उसने कहा लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। जॉन नेडम आया, उसने कहा नो लाइफ इज स्पॉन्टेनियस। स्पेंजर नहीं आया, उसने कहा नो लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये एक्सपेरिमेंट उसने करके प्रूव किया। यहां तक बात क्लियर हो जानी चाहिए थी जी। आप जगह चेंज कर लें, वो लाइट्स है
अगर मैंने ये लाइट ऑफ की तो मैं नजर नहीं आऊंगा लोगों को, आधा से अगर उधर आ जाए या उधर दीवार के साथ होकर देखने के बाद ओके। ओके जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन ऑडियंस? नो सर। नो सर। बच्चों को समझ नहीं आई है कि नहीं? जी सर समझ आई। सही है, मान लेते हैं, ये तो पता चलेगा जिस दिन क्विज हो गया। अच्छा, एक आध क्विज में सरप्राइज भी ले लिया करता होता हूँ, तो जरा ख्याल रहेगा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक कि जी लाइफ नॉन स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस है, क्योंकि हमारे पास दोनों किस्म के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और दोनों किस्म के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बड़े कॉम्प्रिहेंसिव हैं, डिटेल भी हमारे पास अवेलेबल है। अब हुआ क्या कि जो लोग इस हक में थे वो साइंटिस्ट कोई बोल रहा है, ऑनलाइन बोल रहा है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज कहाँ से है? इधर से? हेलो, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें बच्चे बोलना चाह रहे हैं। इधर से चले। ओके, इसके बाद क्या हुआ कि वो लोग जो इस हक में थे कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस, वो तो इसमें तसल्ली में आ गए इस एक्सपेरिमेंट के बाद, स्पेल देने के बाद। अब वो लोग जो ये कंसिडर कर रहे थे कि लाइफ इज स्पॉन्टेनियस, उन्होंने यहाँ पे एक नया लॉजिक दे दिया, क्योंकि इसमें फादर स्पेल ने बॉइलिंग की है आधे घंटे के लिए या 5 घंटे के लिए, तो इसने एक वाइटल फोर्स जो कि लाइफ के लिए रिक्वायर्ड है, he has destroyed the vital force for the life, और जिसकी वजह से इस क्लास के अंदर कोई ग्रोथ नहीं है। उन्होंने एक नई टर्म यूज कर ली, वाइटल फोर्स। when we boil the ingredients we destroy the vital force, when the vital force is destroyed there would be no life। ओके, तो यहाँ पे अगर फिर कंफ्यूजन आ गई कि अब किस तरह से हम एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें कि वाइटल फोर्स भी डिस्ट्रॉय ना हो, हमें ये भी पता चल जाए कि लाइफ स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, और ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट डिजाइन करें। इस मीनवाइल यहाँ तक आते आते वी हैड द टाइम ऑफ 200 इयर्स, 1861 आ गया, अप्रोक्सीमेटली 200 इयर्स पास हो गए हैं, और यहाँ पे लुइस पास्चर ने आके दो क्लेवर और जबरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए, एंड ही डिजाइन द एक्सपेरिमेंट, ही रॉक द साइंस, और उसके बाद हमारे पास ये डिबेट खत्म हो गई कि लाइफ स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसके बड़े फेमस दो एक्सपेरिमेंट्स हैं, एक एक्सपेरिमेंट ये है कि इसने एयर फिल्ट्रेशन यूज किया, और दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो स्वान नेक फ्लास्क है, ये आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट इसका। तो लुइस पास्चर actually proved, and so that's why Louis Pasteur is called the father of modern microbiology, और लुइस पास्चर को साइंस में giant consider किया जाता है because he has so many contributions, जिसके अंदर pasteurization है, vaccination है, उसके अलावा ये वाला प्रॉब्लम spontaneous और non spontaneous, and it has other contributions in the science। अब वाइटल फोर्स, ये उन लोगों ने लॉजिक दिया जो कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन के हक में, वाइटल फोर्स ही डिस्ट्रॉय करती है तब तो ग्रोथ आ जाता है। फादर स्पेल एक्सपेरिमेंट के बाद, क्योंकि उसने फादर ने आधे घंटे से ज्यादा के लिए हीटिंग की, उन्होंने कहा इतनी हीटिंग करेंगे कि जो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड है लाइफ के लिए उसी तक। तो उस टाइम लोगों को ये तो पता नहीं था कि वाइटल फोर्स जो है वो पहले से मौजूद एक्स है या पहले से स्पोर्स है, उन्होंने जो टर्म यूज की वो वाइटल फोर्स थी। ओके, यस यस, हाँ स्पॉन्टेनियस वाले थे ना, इसलिए उन्होंने कहा भाई ये तो आपका एक्सपेरिमेंट ही गलत हो गया, आपने वाइटल फोर्स ही सारी डिस्ट्रॉय कर दी है। ओके, सो नेक्स्ट वन, लुइस पास्चर के दो बड़े जबरदस्त किस्म के एक्सपेरिमेंट, मैं अगर यहाँ पे एक बना सकूं। इसने किया क्या, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अंदर ही यूज द एयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस, एयर फिल्ट्रेशन, और इसके लिए
ये एक फ्लास्क लिया इसने, यहां पे लगा दिया कॉटन प्लाई, कॉटन प्लाई। इस ब्रॉथ के अंदर डाल दिया इन्फ्यूजन, तो सॉरी इस फ्लास्क के अंदर डाल दिया ब्रॉथ या इन्फ्यूजन, ठीक है। इस ब्रॉथ को पहले से बॉईल करके डिसइंफेक्ट कर दिया, गॉट इट। इधर लगा दी एक फिल्ट्रेशन असेंबली, अब ये फिल्ट्रेशन असेंबली क्या कर रही है कि एयर को सक कर रही है, इसमें इस तरह से एयर को सक कर रही है। एयर सकिंग पाथ जो है वो यहाँ से है, एयर यहाँ से एंटर होती है, इसमें से पास करती है और इधर को निकल जाती है, ओके। अब आफ्टर सम टाइम इसने ऑब्जर्व किया कि इस ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई, इस ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई। लॉजिक क्या दिया कि एयर के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे सारे के सारे इस कॉटन प्लग के अंदर इंट्रैप हो रहे थे, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीचे पहुंच नहीं रहा था, इसका मतलब है कि यहाँ तक ग्रोथ आई है। अच्छा, फिर इसने क्या किया कि इस कॉटन प्लग का एक पीस लिया, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, then he observed a lot of microorganisms which were entrapped into the cotton plug and they were entrapped from the air। फिर क्या किया कि इस कॉटन प्लग का एक पीस लिया, इस पीस को इस ब्रॉथ के अंदर डाल दिया। जब पीस को इस ब्रॉथ के अंदर डाला तो आफ्टर फ्यू आवर्स इस ब्रॉथ के अंदर ग्रोथ आ गई। इसका क्या मतलब था कि लाइफ इज नॉन स्पॉन्टेनियस दैट कैन बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फॉर्म। प्रूफ कैसे हुआ कि एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आगे नए डिसेंडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। अगर हम एयर को फिल्टर कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रॉथ तक ना आने में तो ब्रॉथ के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आएगी, लेकिन अगर हम इस कॉटन का प्लग का एक पीस डाल दें ब्रॉथ के अंदर तो देयर विल बी ग्रोथ, ओके। एक एक्सपेरिमेंट इसने ये किया, प्रूव करके रख दिया एक एक्सपेरिमेंट में। अब आते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। दूसरा इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में यस दिस वाज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट में इसने फ्लास्क प्रिपेयर की। इस फ्लास्क को कहते हैं स्वान नेक फ्लास्क। स्वान, ये स्वान क्या होता है? यस यस, बगला, वो उसकी गर्दन इसी तरह की होती है, लाइक दिस, लंबी नेक, स्वान नेक फ्लास्क। इसने स्वान नेक फ्लास्क प्रिपेयर की, इसके अंदर डाला ब्रॉथ, ब्रॉथ डालने के बाद उस ब्रॉथ को हीट किया। हीट करने के बाद, हीट करने का मतलब यह है कि ब्रॉथ जो है ये स्टीराइल हो गया ना, स्टीराइल। फिर इस ब्रॉथ को रख दिया बेंच टॉप पे। आफ्टर अ फ्यू इयर्स, कुछ सालों तक भी इसके अंदर ग्रोथ नहीं आई। इसका लॉजिक क्या था ये भी देखते हैं। फिर क्या किया, अगला इस एक्सपेरिमेंट का अगला पोर्शन जो था उसने क्या किया कि इस फ्लास्क को लिया, थोड़ा सा टिल्ट किया ताकि जो ब्रॉथ है इस नेक के अंदर आए यहाँ तक और वापस चला जाए। Then he observed there is a growth in few hours। इसका लॉजिक इसने ये दिया कि स्वान नेक के अंदर चूंकि कर्व काफी डीप था, जितनी भी एयर एंटर हो रही थी उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे they were entrapped in this curve। जो आगे एयर जा रही थी वो प्योर जा रही थी, जिसकी वजह से आगे ग्रोथ नहीं आई। जब थोड़ा सा इसको टिल्ट किया तो ब्रॉथ ने यहाँ पे जो मौजूद इंट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे इनको टच किया। टच करने के बाद फ्लास्क को भी किया, फ्लास्क के अंदर फिर से ग्रोथ आ गई है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो इनएक्टिवेट हुए। तो दिस वाज अ स्वान नेक। ये दो एक्सपेरिमेंट करके उसने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के कॉन्सेप्ट को ही खत्म कर दिया। नाउ दिस इज well proven fact that life is non-spontaneous. Life can originate from the previously present ancestors. Okay? यहाँ तक का मसला। हाँ, ये दोनों लुईस पास्चर ने किया नॉन स्पॉन्टेनियस को प्रूव करने के लिए। Any questions from the online audience? सर ये वाला एक्सपेरिमेंट दोबारा एक दफा एक्सप्लेन कर दें। कौन से वाला? दूसरा? अभी आपने दूसरा बोला।
हाँ सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही सारी। मेरी स्क्रीन कौन सी शो नहीं हो रही? व्हाइट बोर्ड या वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड पे कुछ नहीं है, जो आपके पास स्लाइड शो हो रही है ना वही व्हाइट बोर्ड पे शो हो रही है। तो आप अपने पास जो स्लाइड है इसको देख लें, सिंपल दिस वन। मैं यहाँ से बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये एक स्वान नेक, इसी को स्वान नेक, इसको स्वान नेक इसलिए कह रहे हैं कि इसकी लंबी नेक है और इस फ्लास्क के अंदर उसने ब्रॉथ डाला है। ब्रॉथ डालने के बाद उसको हीट स्टराइल किया है। हीट स्टराइल करने के बाद फ्लास्क को स्टैटिक कंडीशन में डेस्कटॉप पे रख दिया और जब डेस्कटॉप पे रखा है तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई। फिर क्या किया कि उसने इस फ्लास्क को टिल्ट किया है। यहाँ पे अगर आप देखें, टिल्ट करने के बाद इस तरह से टिल्ट किया है कि जो ब्रॉथ था इसके अंदर ये पूरी नेक के अंदर चला गया और फिर यहाँ से नेक के बाद वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेक के अंदर जो इंट्रैप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, नाउ दे आर इन टच विद द ब्रॉथ और अब विद इन फ्यू आवर्स इस ब्रॉथ के अंदर हमारे पास ग्रोथ आ गई है, दिस वन। सो यहाँ पे लॉजिक ये दिया कि चूंकि ये एक लंबी नेक थी, इसके अंदर कर्व काफी डीप था, उस डीप कर्व होने की वजह से जो एयर यहाँ से एंटर हो रही थी उस एयर के अंदर मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे वर बीइंग entrapped हियर इन दिस कर्व, और जो आगे एयर जा रही थी वो प्यूरिफाइड जा रही थी, इसलिए आगे कोई ग्रोथ नहीं आई। जब आपने इसको टिल्ट किया तो टिल्ट करने के बाद now this growth was inoculated with the microorganisms and now there is a complete growth in the broth. These were two experiments, one was with the cotton plug, second was with the swan neck flask, और अब spontaneous generation खत्म हो गई, non spontaneous generation. Yes. हाँ यस, यहाँ पे उसने हीट तो किया है लेकिन साथ में कॉटन प्लग वाला भी तो दिखा दिया करके, और साथ में इस टाइम तक आते आते हम इतने एडवांस हो चुके थे कि इसने साथ में जो लुईस पास्चर ने एक्सप्लेनेशन दी, इसने कहा कि अगर आपने ब्रॉथ किसी ऐसी कंडीशन में बनाया जो कंडीशन स्टीराइल है तो आपको बॉयल करने की जरूरत भी नहीं। और वो जो वाइटल फोर्स वाला था उसमें लॉजिक ये था कि वाइटल फोर्स के लिए हीटिंग की है 5 घंटे के लिए या आधे घंटे से ज्यादा, आधे घंटे से कम वाली हीटिंग पे कोई एतराज नहीं था। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट उसने लेस देन 30 मिनट्स हीटिंग के साथ प्रूव किया। ओके, तो यहाँ पे वाइटल फोर्स इसकी डिस्कस नहीं हुई, दो बातें। ओके जी, मिस अक्सा रुखसाना हैज रेज्ड द हैंड। यस बच्चे, अक्सा डू यू हैव एनी क्वेश्चन? सर ये जो आपने अभी एक्सपेरिमेंट करवाया है, देखिए वो जो उसकी स्वान नेक है उसमें ये मींस के इंट्रैप हो गया है, वो उसने कुछ ऐसी चीज यूज की है, ये आगे नहीं मूव कर रहा, ये क्लियर नहीं है मुझे। उसने ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं की। एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट और नॉर्मली कि जो एयर पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकुलेट्स हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉर्मली ट्रैवल ऑन दैट डस्ट पार्टिकल्स। तो इसने ये जो स्वान नेक थी इसका कर्व इसीलिए इतना डीप बनाया हुआ है कि जो डस्ट पार्टिकल्स या उनके ऊपर मौजूद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इंट्रैप हो जाएंगे इसके अंदर। इसलिए इस नेक के अंदर कुछ नहीं है, ये नेक बिल्कुल हॉलो है, बट ये जो कर्व है ये बहुत डीप है। ये कर्व डीप होने की वजह से microorganisms and as well as the dust particles and the air particulates, they were entrapped here in this curve. ये है simple. Any other? Sir, growth की composition में कोई discuss आ रहा है? किसमें? Growth की composition. Sorry, कौन है presentation? Sir, type 1 हर experiment में जितने भी scientists ने जो experiment किया है, growth जो उसकी composition से Growth की composition? नहीं ब्रॉथ, इसकी कंपोजिशन की बात होगी आगे ये इंग्रेडिएंट्स पे जब हम जाएंगे। लेकिन ब्रॉथ देने का पर्पस हमारे पास ये था कि जो भी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम वो अवेलेबल करें। अब वो इसमें ये नहीं है कि आप चिकन का ब्रॉथ यूज करना है या फलाने का करना है तो उसमें फर्क पड़ेगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए, फ्लाइज की ग्रोथ के लिए या अदर इंसेक्ट्स की ग्रोथ के लिए जो नेसेसरी हैं या जो रिक्वायर्ड हैं वो इसके अंदर अवेलेबल है। अभी इसके आगे बात करने लगे हैं ये इंग्रेडिएंट्स की।
क्योंकि आगे ये जो एक्सपेरिमेंट है ये वाला ये फेल हो जाएगा अभी आगे जाके, तो फिर उसका क्या लॉजिक है इसके बात करते हैं। और आप वाला बॉइलिंग वाला फिर से बात आएगा, ठीक है। एनीवन एल्स समझ आ गई? ओके जी। अच्छा, अब साइंस में या माइक्रोबायोलॉजी, नॉट इवन द माइक्रोबायोलॉजी, साइंस में किसी भी एक्सपेरिमेंट की सक्सेस तब है जब उस एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस किया जा सके। रिप्रोडक्शन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, रिप्रोड्यूस। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक्सपेरिमेंट को मैंने रिपोर्ट किया है अपने पेपर में कि ये मैंने काम किया है, आपने कहा जी ओके, आप उस एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में परफॉर्म कर सकें विद सिमिलर कंडीशंस एंड सिमिलर इंस्ट्रूमेंट, और अगर सेम रिजल्ट्स आए तो इसका मतलब है कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है। अगर नहीं आते, कंट्राडिक्टिंग रिजल्ट आते हैं, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट गलत है। सो देयर इज नेसेसरी फॉर एन एक्सपेरिमेंट दैट शुड बी रिप्रोड्यूसिबल इन द अदर लैब। अब जब लुईस पास्चर ने 1860s में ये प्रूव किया, उसके बाद 1876 में जॉन टिंडल and other scientists, he tried to reproduce the experiment of the Louis Pasteur in 1876. Actually, John Tyndall, he was a physicist. ये physicist था, he was not a biologist. At that time, साइंस को इतनी ज्यादा डिस्पर्स नहीं हुई थी। जो साइंस पढ़ने वाले थे वो फिजिक्स भी पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री भी पढ़ रहे थे, बायोलॉजी भी पढ़ रहे थे। नाउ टुडे वी हैव अ वेरी वास्ट नॉलेज, और अब हमारे पास डिमार्केशन है बायोलॉजिकल साइंसेस की। इवन हमारे पास 8, 9, 10 अलग से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं। तो ही वाज इंग्लिश फिजिसिस्ट। इसने एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, तो इसने क्या प्रूव किया कि इसके पास एक्सपेरिमेंट रिप्रोड्यूस ही नहीं हुआ। इसने सेम स्वान नेट ली, स्वान नेट फ्लास्क ली, उनको लेने के बाद बॉईल किया, बॉईल करने के बाद रखा, कुछ घंटों के बाद उसमें ग्रोथ आ गई। मैंने कहा कि लुईस पास्चर ने कुछ गलत कर दिया है, क्योंकि मैंने उस एक्सपेरिमेंट को रिप्रोड्यूस किया है, वो एक्सपेरिमेंट जो है उसमें ग्रोथ आती है। लुईस पास्चर के पास क्यों नहीं आई, हमें नहीं पता इस बात का। इसके बाद फिर इस एक्सपेरिमेंट को जब रिपीट किया गया तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट इन द लैब ऑफ द जॉन टिंडल, लैब में हे पड़ी थी। हे समझते हैं? यस, हे, HAY, हे। This is hay. What happened? Don't. Hay is actually the leftover of wheat, leftover of rice crop, or in other words, in Urdu you can say that there is the bhosa, the particle. अब ये जो जॉन टिंडल था, इसकी लैब के अंदर हे पड़ी थी, HAY, not HE, HAY, हे पड़ी हुई थी। और then it was proposed कि हे के ऊपर कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे थे which were heat resistant। तो जब जॉन टिंडल ने 5 मिनट के लिए उस फ्यूजन को बॉईल किया, तो 5 मिनट की हीटिंग से इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेथ नहीं हुई। फिर इसने स्वान नेट फ्लास्क के अंदर डाल दिया ब्रॉथ को, बट स्वान नेट फ्लास्क के अंदर जो ब्रॉथ था, उस ब्रॉथ के अंदर प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन नहीं हुई थी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स, जिसकी वजह से आफ्टर फ्यू आवर्स ग्रोथ आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अब हमारे पास दो बातें सामने आई हैं कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ द लाइफ। एक है जो वो सेल्स जिनको हम आज वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, दीज आर द सेल्स दैट आर रेडीली किल्ड बाय द हीट, बाय द बॉइलिंग, एंड द अदर वन दे आर एक्चुअली द हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स, जिनको हीट ज्यादा टाइम के लिए, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए देनी पड़ती है, एंड दे आर एबल टू बेयर द हीट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और इसी से फिर यहाँ से हमारे पास ये जो दो बातें आई कि लाइफ एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स, वन इज द हीट लेबाइल एंड अदर इज द हीट रेजिस्टेंट फॉर्म। और उसके बाद एन अदर साइंटिस्ट, हिज नेम वाज फर्डिनेंड कोहन, 1876, ही वाज अ बोटैनिस्ट, और उसने हीट रेजिस्टेंस फॉर्म को एंडोस्पोर्स का नाम दिया। और एंडोस्पोर्स होने बाद में हमें पता चला कि बहुत ही कॉमन डिजीज एंथ्रैक्स बच्चों में हुआ करती है। एंथ्रैक्स, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? एंथ्रैक्स, एंथ्रैक्स,
स्मॉल पॉक्स अंग्रेजी का वर्ड है, स्मॉल। एंथ्रैक्स, नो, दैट इज मीजल्स। काइंड ऑफ, नाम बताना मुझे इसका, निशानियां। एंथ्रैक्स, हो जाए एंथ्रैक्स। भाई जो बता देगा क्विज में एब्सोल्यूट 1 नंबर। दिस इज ओपन फॉर। सर ये बुखार होता है? बुखार तो फीवर होगा। सर वो दाने वगैरह यानी कोई फोड़े वगैरह निकल जाए सर तो। वो फोड़े वगैरह शीप और कैटल के की वजह से कोई डिजीज होती जैसे है। होते हैं। नहीं, यू आर राइट, लेकिन मुझे इसका नाम चाहिए है, एंथ्रैक्स का उर्दू नाम। उड़ो वाली बीमारी। तो गूगल मत कीजिएगा प्लीज। एंथ्रैक्स का नाम सुना होगा, खुन्नाक। खुन्नाक, अक्सर वो टीवी पे कमर्शियल आती होती है, बच्चों को साथ पता नहीं बीमारियों से बचाएं, वैक्सीनेशन करवाएं, उसमें एक खुन्नाक होती है। दिस इज एंथ्रैक्स एंड दिस इज बीइंग काज्ड बाय द बैसिलस एंथेरिकस। एंड बैसिलस एंथेरिकस जो है वो हीट रेजिस्टेंट स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जो नोटोरियस है हमारी हिस्ट्री में टू कॉज द एंथ्रैक्स। ओके, तो दिस concept was originated from the experiment of the John Tyndall. Then Ferdinand Koeman named it endospores. और सर उसके आपने बाद क्या बोला है? इसका क्या मतलब है उर्दू में? खुन्नाक, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। This is खुन्नाक, मेरा ख्याल है इसी तरह लिखते हैं हम। हाँ, खुन्नाक। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास लॉजिक आया कि why John Tyndall was not able to reproduce the experiment of Louis Pasteur। लॉजिक आपके सामने है। This was the story कि हमें different life forms को different times के लिए हीट करना पड़ता है। So there is no vital force actually। अगर vital force नहीं है तो फिर क्या है, फिर लाइफ 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है। One is the vegetative, one is the heat resistant, that is termed as spore form, endospores, and the other one. Yes. सर आपने बोला कि अगर एक रिसर्च या नॉलेज में कोई यूज अप होती है तो दूसरा नेक्स्ट पर्सन सेम कंडीशन के साथ प्रूव नहीं करता है वो मानी जाती है, वो उसकी साइंटिफिक इंक्रीज होती है, that is the अगर condition. कोई दूसरा बता दिया तो सर कुछ जब हम लोग एक्सपेरिमेंट फॉर्मेट में आईटीसी का फॉर्मेट में हम देखते हैं तो हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, इसकी वजह से रिजल्ट नहीं आता। तो अगर एक बंदा उसके एक्सपेरिमेंट को फॉर्म कर रहा है और वो ठीक रिजल्ट नहीं आ रहे तो वो आराम से एग्जीक्यूट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता। देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट आप बात कर रहे हैं क्लास के अंदर करने की, ये एक्सपेरिमेंट वेल एस्टैब्लिश्ड लिंक है, एक प्रिंसिपल है आपके पास कि मैं ये केमिकल ऐड करूंगी या करूंगा तो मेरे पास ये कलर चेंज आएगा। अब अगर वो नहीं आता तो इसका मतलब है कि या इसमें मल्टीपल हमारे पास पैरामीटर हैं, जहाँ हमने केमिकल एक्सपायर ले लिया, केमिकल खराब हो चुका है, हमने हीटिंग प्रॉपर नहीं किया, हमने मिक्स नहीं किया, हमने कंसंट्रेशन वेरी कर ली, या हमने कोई और ही केमिकल ऐड कर लिया गलत से। ठीक है, ये वो नहीं। जब इन एक्सपेरिमेंट्स का मतलब व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू थ्योरेटिकल प्रॉब्लम, जैसे लुईस पास्चर ने बिल्कुल न्यू चीज इंट्रोड्यूस करवाया, इस केस में we should have a multiple reproducible experiment to prove this concept. अब हमारे पास लैब में मल्टीपल इश्यूज आते हैं। अगर पीसीआर कर रहा हूँ तो पीसीआर करते हुए मेरे रिजल्ट्स आते हैं, 3-4 दफा रिजल्ट्स आ जाते हैं, अगली दफा मैं करता हूँ नहीं आते, तो उसमें ये है कि या तो मैं ऐसी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहा, मैं मेरे जो एंजाइम्स हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पे हैं, वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर पे नहीं रखते, मल्टीपल इशू। तो इसी तरह फिगर आउट करने से अब जॉन टिंडल भी एक्सपेरिमेंट नहीं प्रोड्यूस कर पाया, तो फिर उसके जो इश्यूज को फिगर आउट किए गए, क्योंकि लुईस पास्चर के लॉजिक्स इतने स्ट्रांग थे कि वो नलिफाई हो ही रहे थे। तो फिर उसको फिगर आउट किया गया कि व्हाट इज द रीजन कि ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। तो इट वाज लाइक दैट। एनीवेज जी, यहां तक किसी को कोई मसला, इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।